वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज के वीडियो में हम जिस राइटर के बारे में बात करने जा रहे हैं ही इज़ बर्टन रसल। बर्टन रसल वो ब्रिटिश राइटर हैं जिन्होंने नीदर एज अ नॉवेलिस्ट नॉर एज अ पोइट बल्कि एज अ प्रोज राइटर लिटरेचर में अपनी एक रेपुटेशन अर्न की। न सिर्फ एक अच्छी रेपुटेशन अर्न की बल्कि नोबेल प्राइज़ भी विन किया। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उनके लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में, देन हम उनका राइटिंग स्टाइल देखेंगे और फिर कुछ लिटरेरी वर्क्स भी। सबसे पहले ही इज़ अ फिलोसोफर, लॉजिशियन एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। एज अ फ़िलोसोफ़र बर्टन रसल ने फ़िलासफ़ी की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच एनालिटिकल फ़िलासफ़ी की फ़िगर भी बर्टन रसल को समझा जाता है। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी एक 20th सेंचुरी मूवमेंट है जो ये कहती है कि हमें एक रिगरस आर्गूमेंटेशन से अपने रिज़ल्ट्स को डराइव करना चाहिए, जो क्लैरिटी पे बात करती है, जो लॉजिक पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है। तो एज अ फ़िलासोफ़र बर्टन रसल का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद ये एक लॉजिशियन भी थे कि बर्टन रसल का ज़्यादातर एम्फसाइज जो फोकस होता था वो लॉजिक पे होता था। वो कहते थे कि हर चीज़ जो है वो लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैथ्स पे बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि मैथ्स में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब लॉजिकल बेस्ड हैं। और मैथमेटिक्स में अगर देखें तो इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया था रसल्स पैराडॉक्स 1901 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। असल में बर्टन रसल ने 2 वॉर्स को विटनेस किया था, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही एज अ पैसिफिस्ट इन्होंने रोल प्ले किया था। ये वॉर के अगेंस्ट थे, आर्म्ड वेपन्स के यूज़ के अगेंस्ट थे, तो ये प्रोटेस्ट भी करते थे। और उसके बाद फिर जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी आई तो ये उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए और इनको एंटी एटॉमिक पर्सनालिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक पावर के यूज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से इनको जेल भी फेस करनी पड़ी। और ये जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस कर लिया था कि ये प्रोज राइटर हैं, मींस के इनके एसेस और इन्होंने जो अपने एसेस मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाए, इनकी जो फ़िलासफ़ी बेस्ड वर्क्स थे उनकी वजह से इन्होंने अपनी फेम गेन की। और फिर इन्होंने लिटरेचर 1950 में विन किया, नोबेल प्राइज़ विन किया। और क्यों किया? कहा जाता है कि इन रिकग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। अगर अब ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स से मुराद ये है, जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ पैसिफिस्ट अपना रोल प्ले किया, ये वॉर के अगेंस्ट थे, ये ह्यूमनिस्ट थे, ये इंसानों के सर्वाइवल पे बात करते थे, इंसानों की हैप्पीनेस को एम्फसाइज करते थे। और उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ थॉट पे बहुत ज़्यादा इन्होंने बात की है, चाहे रिलीजन की फील्ड हो या चाहे फिर एजुकेशन की या फिर पॉलिटिक्स की। जैसे रिलीजन में वो कहते हैं कि हर इंसान को फ्री है कि वो अपने मर्ज़ी का रिलीजन चूज़ करे, और ये ख़ुद भी एक एथियस्ट थे। और उसके बाद अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो इन्होंने उस टाइम पे प्रिवेलिंग जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी थी उसको बाकी लोगों के इन कंट्रेंट टू द अदर पीपल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए। तो ये वोकल थे, फ्री स्पीच पे बहुत ज़्यादा वोकल थे। उसके बाद ये खुद को कहते हैं अ पैशनेट स्केप्टिक। अब इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। बर्टन रसल का राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा क्लियर और सिंपल है कि अगर कोई एक कॉमन मैन भी उसको रीड करे तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये यहाँ पे गलती से हो गया बाय मिस्टेक, विट पे बात करते हैं। और विट मींस के लॉजिकल बेस्ड इनकी हर बात होती है और प्रिसाइज होके बात करते हैं। फ्री स्पीच के बारे में बात करते हैं कि हर इंसान के पास राइट है कि अपनी फ्री स्पीच वो फ्री है अपने बारे में बात करने के लिए। उसके बाद इन्होंने ज़्यादातर एसेस और फ़िलासफ़ीज़ लिखी हैं और एनालिटिकल फ़िलासफ़ी के ये की फ़िगर थे, और जिसने बाद में 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी को शेप भी किया था। इनके जो एसेस हैं उन्होंने बाद में 20th सेंचुरी में जो डिबेट्स हुई वॉर पे, रिलीजन पे, एजुकेशन पे, उसको बहुत ज़्यादा शेप किया, फॉर्म किया। एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल हिज पेन वॉज एज शार्प एज हिज लॉजिक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके राइटिंग स्टाइल में हमें मिलता है कि बर्टन रसल फ़िलासफ़ी जैसे डिफ़िकल्ट आइडियाज़, लॉजिक, मैथ्स, इन जैसे डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को भी इतना इजी वे में प्रेजेंट करते थे कि एक कॉमन मैन जो था वो इजीली एक्सेस कर सकता था, इजीली रीड कर सकता था। सो इनके वर्क्स जो थे वो एक रीडेबल वर्क्स थे।
इजीली रीडेबल वर्क्स थे। अब इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, जैसे कि ये फिलोसोफर थे तो इनके ज़्यादातर वर्क्स फिलोसफी बेस्ड हैं। उसके बाद आ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये इनका अभी तक एक बेस्ट सेलर वर्क है जिसमें ये फ़िलासफ़ी के बारे में, फ़िलासफ़ी की मूवमेंट, एनालिटिकल फ़िलासफ़ी के बारे में सारा बात करते हैं। वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, इस वर्क में ये बेसिकली रिलीजन के बारे में बात करते हैं और अपने एथियस्ट होने के बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद लास्ट वर्क है द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो 1930 में पब्लिश हुआ था और लिटरेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिनाउंड वर्क है। ये कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस को एक सेल्फ हेल्प बुक माना जाता है। ये सेल्फ हेल्प बुक इस वक्त पब्लिश हुई जब सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट भी इतना आम नहीं था। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट लाइफ पॉइंट्स थे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।